नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है गीति काव्य, प्रगीत, नाटक या चंपू काव्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और साथ में आपने इसका रचना काल भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी चंपू काव्य विधा की रचना है और इसका रचना काल जो है वो 1909 ईस्वी है। ठीक है। और उर्वशी नाम से ही रामधारी सिंह दिनकर ने भी रचना की है। कब की है? 1961 ईस्वी में। ठीक है। वह एक प्रबंध काव्य है और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1972 ईस्वी को। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, दोहा किस प्रकार का छंद है? आपके पास ऑप्शन है वर्णिक छंद, अर्धसम्मात्रिक, सम्मात्रिक या मात्रिक छंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दोहा किस प्रकार का छंद है, इसका चयन करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने बताया है कि छंद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी बता दीजिए। तो छंद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। अब मेरा प्रश्न ध्यान से सुनना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। तब आपका उत्तर होगा छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः शब्द लगा है, तब आपने ध्यान देना है कि तब जो है आप बताएंगे कि छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। और अगर नॉर्मल प्रश्न पूछा जाता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका उत्तर होगा कि छंद 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि दोहा किस प्रकार का छंद है। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। दोहा जो है वो अर्धसम्मात्रिक छंद है। हमने पढ़ा था कि मात्रिक छंद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, सम्मात्रिक छंद, अर्धसम्मात्रिक और विषम मात्रिक छंद। दोहा जो है वो अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ठीक है। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है, इसका उत्तर देना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने बताया है ऑप्शन नंबर 2 उनका उत्तर सही है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अब कई बार परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तब आपका उत्तर क्या होगा? देखो मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तब आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तब आपका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। और अगर नॉर्मली इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और अगर साहित्यिक शब्द जुड़ जाता है तो रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है हिमांशु जोशी, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी या अमरकांत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अमरकांत का संबंध जो है वो उत्तराखंड से नहीं है। बाकी ये तीनों जो कथाकार हैं इनका संबंध उत्तराखंड से है। हमारा अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? आपके पास ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र या राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है, इसका चयन करना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अरविंद दर्शन का प्रभाव निम्न में से किसके काव्य पर दिखाई देता है? आपके पास ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि अरविंद दर्शन का प्रभाव किसके काव्य पर दिखाई देता है, उसका चयन करना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य पर अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? प्रश्न एक बार ध्यान से सुन लीजिए और प्लीज सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर देना है। प्रश्न है आपके लिए कि सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या दिल्ली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्लोबल गांव के देवता, ये जो कि उपन्यास विधा की रचना है, सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है, इसका चयन करना है आपको। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास है इसके उपन्यासकार कौन है। तो यह जो है वो रणेंद्र का उपन्यास है। ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 2009 माना जाता है। ठीक है। अब आपने बताना है कि इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। हाँ, इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक जो है वो न्यूयॉर्क को कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अंजू दीदी किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है नाटक, कहानी, कविता या उपन्यास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपने बताना है कि अंजू दीदी किस विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है। बताइए फटाफट से, आप लोगों के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। अंजू दीदी नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है ये भी बता दीजिए। बताइए अंजू दीदी के नाटककार कौन है? बिल्कुल सही, उपेंद्र नाथ अश्क। और इसका समय जो है वो 1955 ईस्वी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तोड़ने ही होगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? इसका आपके पास ऑप्शन है रघुवीर सहाय, निराला, मुक्तिबोध या नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास पंक्ति दी गई है, तोड़ने ही होगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है, इसका चयन करना है। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह पंक्ति जो है वो मुक्तिबोध जी की है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, दो दुखों का एक सुख के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है हिमांशु जोशी, कमलेश्वर, ममता कालिया या शैलेश मटियानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दो दुखों का एक सुख के रचनाकार कौन है, किस विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अब किस विधा की रचना है ये भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। दो दुखों का एक सुख जो है वो शैलेश मटियानी की रचना है। किस विधा की रचना है ये? तो ये कहानी है। ठीक है। और इसका समय जो है वो 1966 ईस्वी माना जाता है। ये कहानी विधा की रचना है शैलेश मटियानी की, दो दुखों का एक सुख। ठीक है। अगला प्रश्न है,
अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। आपके पास ऑप्शन है प्लेटो, क्रोचे, अरस्तु या मार्क्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे माने जाते हैं। ठीक है। और प्लेटो का भी एक सिद्धांत है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, उसका नाम बताइए। प्लेटो के सिद्धांत का नाम क्या है? बिल्कुल सही, प्रत्ययवाद। ठीक है। और अरस्तु के भी जो सिद्धांत है वो भी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अरस्तु के सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक तो है विरेचन का सिद्धांत और एक है तरास्ती का सिद्धांत। ये भी दोनों सिद्धांत जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना है आपको। विरेचन के सिद्धांत किसका है? विरेचन का सिद्धांत अरस्तु का है। तरास्ती का सिद्धांत भी अरस्तु का है। और प्लेटो का कौन सा सिद्धांत पढ़ा हमने? प्रत्ययवाद। ठीक है। और मार्क्स का है आपका, बताइए। मार्क्सवाद, प्रगतिवाद। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है। साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और आपको लगे कि मैंने कुछ मेहनत की है तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए वीडियो को शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? आपके पास ऑप्शन है 115, 105, 112 या 107। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है ये बताना है आपको। सबसे पहले हम जानेंगे जो शिवराज भूषण रचना है इसके रचनाकार कौन है। तो ये कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। इसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में है राम और सीता के, ऑप्शन नंबर बी में है लक्ष्मण और सीता के, ऑप्शन नंबर 3 में है लक्ष्मण और उर्मिला के, ऑप्शन नंबर 4 में है राम और लक्ष्मण के। तो बताइए, जो साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र के विकास से जुड़ा है? सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि साकेत किसकी रचना है और इसका रचना काल क्या है, क्योंकि मैंने बार बार आपको क्लास में जो है वो बताया है। तो प्लीज़ सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि साकेत के रचनाकार कौन है और इसका रचनाकार क्या है। शाबाश, बताइए। बिल्कुल सही। साकेत जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है। और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? तो 1931 ईस्वी। ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि जो ये कथा है इसका मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है। चलो बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने बताया है ऑप्शन नंबर 3 उनका उत्तर सही है। लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है युगपथ, अतिमा, उत्तरा या गीत कुंज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है उसका चयन करना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गीत कुंज भी आता है, कई जगह पे लिखा हुआ, और कई जगह पे गीत कुंज भी होता है। ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। चलिए बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। गीत कुंज जो है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। चलिए अब ये बताइए कि किसकी रचना है और इसका रचनाकार क्या है। गीत कुंज के रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है? बिल्कुल सही। गीत कुंज जो है वो निराला जी की रचना है 1954 ईस्वी की। ठीक है। और अब हम जानेंगे कि जो युगपथ है सुमित्रानंदन पंत की उसका रचनाकाल क्या है। तो युगपथ जो है वो 1949 ईस्वी की है। ठीक है। अतिमा ये भी पंत जी की रचना है और इसका रचनाकाल 1955 है। देखो, अतिमा जो है वो पंत जी की रचना है और अणिमा निराला जी की रचना है। इस बात का भी ध्यान रखना है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे। ठीक है। और उत्तरा जो है वो भी पंत जी की रचना है 1949 ईस्वी की। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 गीत कुंज जो है वो निराला जी की रचना है 1954 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है,
आपको बताना है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है। सही क्रम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। ऑप्शन नंबर बी में है श्रृंगार निर्णय, ललित ललाम, भाव विलास, जगत विनोद। ऑप्शन नंबर 3 में है ललित ललाम, जगत विनोद, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास। ऑप्शन नंबर 4 में है भाव विलास, ललित ललाम, श्रृंगार निर्णय और जगत विनोद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको बताना है सही क्रम के अनुसार, ठीक है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने बताया है ऑप्शन नंबर 1, उनका उत्तर है सही, ललित ललाम। ललित ललाम किसकी रचना है, मतीराम की है और इसका रचना काल जो है वो 1664 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। भाव विलास किसकी रचना है, देव की है और इसका समय माना जाता है 1689 ईस्वी, ठीक है। और श्रृंगार निर्णय, इसके रचनाकार कौन है, भिखारी दास है और समय क्या माना जाता है 1750 ईस्वी। और जगत विनोद किसकी रचना है, पद्माकर की रचना है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि इसका रचनाकार क्या माना जाता है। जगत विनोद जो कि पद्माकर की रचना है, इसका रचनाकाल क्या माना जाता है, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ललित ललाम 1664 और भाव विलास 1689 और श्रृंगार निर्णय जो कि भिखारीदास जी की रचना है 1750 की और जगत विनोद पद्माकर की रचना है और इसका रचनाकाल आप लोगों ने मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। हमारा अगला प्रश्न है, भूषण बिनु न विराजे कविता बनिता मित, उक्ति में केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है। आपके पास ऑप्शन है केशवदास, अलंकार प्रियता, रसिकता या भक्ति आकुलता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये देखो जल्दबाजी के चक्कर में कई लोगों ने अपना उत्तर एकदम से दे दिया कि ये पंक्ति पूछी है तो ये केशवदास की है। आप लोगों ने, मैं तभी बोलती हूँ कि आप लोगों ने प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही अपने उत्तर देने हैं। मैंने पूछा था कि ये पंक्ति तो केशवदास की है, ये तो मैंने भी लिखा है वहाँ पे, पर आपको ये बताना है कि इसमें कैसी अभिरुचि प्रकट की गई है, उसका चयन करना है आपको। ध्यान से पहले प्रश्न को सुनना होता है, उसके बाद ही अपने उत्तर देने का प्रयास करना है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये आपके पास पंक्ति दी गई है, भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित, केशवदास जी की पंक्ति है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किसकी पंक्ति है, तो ये केशवदास की पंक्ति है। मैंने पूछा है आपसे कि कैसी अभिरुचि प्रकट की है केशवदास ने इसमें, तो बिल्कुल सही, जिन साथियों ने बताया है ऑप्शन नंबर 2, उनका उत्तर सही है, अलंकार प्रियता की अभिरुचि प्रकट की है। आप जानते हैं कि केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक भी माना जाता है, ठीक है। और केशवदास का जन्म कब हुआ था, तो 1555 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारवादी मानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। आपके पास ऑप्शन है निर्मला, गबन, सुनीता, कायाकल्प। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन सा उपन्यास जो है वो प्रेमचंद का नहीं है, उसका चयन करना है आपको। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर ये उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है तो साथ में आपने ये भी बताना है कि ये उपन्यास किसका है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो प्रश्न मैंने पूछे हैं प्लीज़ उनका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, सुनीता उपन्यास जो है वो प्रेमचंद का नहीं है। तो ये भी बता दीजिए कि ये किसका उपन्यास है। बिल्कुल सही, जैनेन्द्र कुमार का है, 1934 ईस्वी का, ठीक है। अब हम जानेंगे जो निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद जी का, उसका रचना काल क्या माना जाता है, तो 1927 ईस्वी इसका समय माना जाता है, किसका, निर्मला का। और गबन का क्या माना जाता है, तो गबन का 1931 ईस्वी, ठीक है। और कायाकल्प भी प्रेमचंद जी का उपन्यास है और इसका समय जो है वो 1926 ईस्वी माना जाता है, किसका, कायाकल्प का 1926 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है।
देखो एक प्रश्न तो यहीं पे हमारा जो है वो क्लियर हो जाता है। जो ये है मिला तेज से तेज, ये जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? ये सुधा चौहान के द्वारा रचित है। अब आपको बताना है कि किसके जीवन से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, या अज्ञे होगा यहाँ पे अज्ञे, सुभद्रा कुमारी चौहान, या प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। सुधा चौहान द्वारा जो लिखित जीवनी है मिला तेज से तेज, किसके जीवन से संबंधित है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने बताया है ऑप्शन नंबर 3, उनका उत्तर सही है। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी जो है सुधा चौहान, उनके द्वारा लिखित है और सुभद्रा कुमारी जीवन से संबंधित है। और जीवनी का नाम क्या लिखा गया है वो है मिला तेज से तेज। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर पे कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो में आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं। ठीक है, और आपको प्रश्न का लेबल जो है वो कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम जो है वो प्रश्नों में थोड़ा बदलाव कर सके अगर आपको प्रश्न पसंद ना आए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मेरी मेहनत भी रंग लाए। ठीक है, बाय।